आज का यह बौद्धिक आयोजन अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं एक बड़ी आबादी की मांग का पोषण करने वाला यह विषय सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म। एक हमारा ऐसा समूह, एक हमारा ऐसा परिवार जिसके विषय में सोचने, चिंतन करने, उनके उत्कृष्टता के भाव को स्थापित करने एवं साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा में उन्हें जोड़कर और श्रेष्ठता की तरफ अग्रसित करने हेतु यह परम आवश्यक हो जाता है कि हम आप अपने विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं और विशेषकर जो ऑटिज्म से प्रभावित हमारे बेटे और बेटियां, भाई और बहन हैं, उन तक कैसे हम विशेषज्ञों की राय पहुंचाएं, कैसे हम उनके अभिभावकों तक प्रशिक्षण प्रदाताओं की विशेषज्ञताओं को पहुंचाएं तथा साथ ही साथ हम कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग करें जिन माध्यमों से हम ऑटिज्म से सफर कर रहे अपने बालक एवं बालिकाओं के समुचित उत्थान हेतु जागरण को महत्ता प्रदान कर सके। इसी कड़ी में सीआरसी लखनऊ का आज यह प्रयास आप सभी के बीच में है। आज की हमारी रिसोर्स पर्सन आदरणीय नूर उस शहर मैम, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कोऑर्डिनेटर ओटी सर्विस चिल्ड्रेन फर्स्ट न्यू दिल्ली। अगर आदरणीय नूर शहर मैम हमारे बीच जुड़ चुकी हैं तो एक बार अपना वीडियो और माइक आप चेक कर लें मैम। सर मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद वो अभी हमारे बीच जुड़ रही हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है, हम निरंतर प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों को आप सभी के बीच विभिन्न वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, विभिन्न ज्ञानवर्धक और समाजोपयोगी क्षमतावर्धन में सहायक छोटे छोटे क्लिप्स बना करके आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। सीआरसी लखनऊ की वेबसाइट पे आप जाएंगे, हमारे फेसबुक पेज को अगर आप विजिट करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे निरंतर हमारे विशेषज्ञों की विशेषज्ञताएं आप सभी के बीच रखी जा रही हैं। और सीआरसी लखनऊ एक बड़ा पटल आपको प्रदान कर रहा है कि आप केवल और केवल उस दौर में नहीं जिस दौर में हमारे विशेषज्ञ अपनी बातें रख रहे होते हैं, आप हमारे गूगल मीट से जुड़ करके, आप हमारे फेसबुक लाइव पे जुड़ करके या यूट्यूब लाइव पे जुड़ करके सुने। अपितु अगर आप चाहें तो आपको क्षण पश्चात या जब भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके विशेषज्ञताओं या विशेषज्ञों के भाव से युक्त हो सकते हैं। सर मैम हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैम से गुजारिश करता हूं कि एक बार आप अपना ऑडियो चेक कर लें अपनी तरफ से। नूरू शहर मैम। क्या जी, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ जुड़ी हुई हूँ। इट्स माय प्लेजर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं इस पटल पर संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से और अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई पीवीडी, डीईपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत
एक जन जागरूकता कार्यक्रम के रूप में रखा गया है, जिसका विषय है सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं नूर उ शहर मैम, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कोऑर्डिनेटर ओटी सर्विसेज चिल्ड्रन फर्स्ट न्यू दिल्ली। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, आदरणीय श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, आदरणीय श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली। और आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। मैं आप सभी प्रतिभागियों के बीच आज की मुख्य वक्ता सर मैम का एक छोटा सा परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट विथ एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ पेंड्रोटिक पॉपुलेशन सिंस 8 साल से आप इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को रख रही हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन फर्स्ट इन देयर सफदरजंग ब्रांच में आप अपनी सेवा दे रही हैं। आपने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया सेंसरी इंटीग्रेशन एंड SIPT फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, और आप रिसेंटली डन लेवल 1 एंड लेवल 2 ओरल प्लेसमेंट ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर ताल कोर्स USA। आप she has worked with children on the autism spectrum, sensory processing disorder ADHD and other neurological disorder like CP, Down syndrome, global development delay etc. Despite working children who has difficulties in doing daily activities, she firmly believes that each child is different. They have great strength. We can learn from them and we can help them learn in their own unique way. आपका यह भाव, आपका यह मूल मंत्र, सभी बच्चे अपने में विशेष हैं और उनकी विशेषज्ञताएं हमें सीखने को ज्यादा प्रभावित करती हैं अपितु सिखाने की अपेक्षा। यह आपका मूल मंत्र आज के कार्यक्रम में हम सभी प्रतिभागियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगा जो विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के बारे में और उनके लिए काम करते हुए एक दिव्यत्व मंत्र के रूप में होगा। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय शहर मैम को कि आप आए और अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय शहर मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में। मैं बच्चों के साथ पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ और मैंने यही सीखा है अपने पूरे 8 साल के एक्सपीरियंस में कि हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बच्चे हमको सिखाते हैं। और जो भी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं या जो उनकी वीकनेसेस हैं, हम बच्चों को उस पर डिफाइन नहीं कर सकते। हर बच्चा अपने अंदर एक यूनिक, एक सरल क्षमता रखता है जो कि हमको सिखाता है कि हमें उसके साथ कैसे वर्क करना है, हमें उसके साथ कैसे इम्प्रूवमेंट्स लानी है। ये बहुत मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक पैटर्न होता है कि हमें ये चीज सिखानी है, इस एज के बच्चे ये कर सकते हैं, इस एज के बच्चे ये कर सकते हैं, इसको हम एक टिपिकल डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन हर बच्चा उस टिपिकल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं हो सकता और हर बच्चा अपने ही पेस पे, अपने स्पीड पे ग्रो करता है, लर्न करता है, और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उसके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से ही उसको जो भी हम सिखाना चाहते हैं, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, जो भी उसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। जो आज का हमारा विषय है वो क्योंकि सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज है हमारा, लेकिन वो स्पेसिफिकली हमने ऑटिज्म में रखा है। तो अगर हम थोड़ी सी डिस्कस करें कि ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है बल्कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसलिए इसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। और इसीलिए कई बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है वो आपको सेम या सिमिलर प्रोफाइल के नहीं दिखाई देंगे। हर बच्चा जो ऑटिज्म का होगा उसका अलग प्रोफाइल होता है, उसकी अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, उसकी अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। तो इसलिए कभी भी हम कोई भी ट्रीटमेंट प्लान बनाने से पहले ये जरूर देखते हैं कि बच्चे की प्रोफाइल कैसी है, वो उसके नीड्स कैसी हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स कैसी हैं, वीकनेसेस कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ स्कोप है लर्न करने का। और इसी को देखते हुए फिर हम उसके आगे ट्रीटमेंट प्लान्स वगैरह डिस्कस करते हैं।
अभी रिसेंटली डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स मैनुअल 5 में ऑटिज्म के अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज को भी इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है, उन बच्चों में सेंसरी डिफिकल्टीज भी देखी गई हैं। लेकिन हम इससे पहले कि हम ये जाने कि सेंसरी डिफिकल्टीज क्या होती हैं, हमें ये पता करना जरूरी है कि ऑटिज्म में डिफिकल्टीज जनरली क्या होती हैं। तो अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे माइल्डली अफेक्टेड भी हो सकते हैं और सीवियरली अफेक्टेड भी हो सकते हैं। जो मेजर एरियाज होते हैं कंसर्न ऑटिज्म में, उसमें प्राइमरी एरिया होता है डिलेज इन स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी कि स्पीच का और लैंग्वेज का नॉर्मल डेवलपमेंट ना हो पाना। सोशल डिफिकल्टी, मतलब कि सोशली बच्चा मिंगल नहीं कर पाता है, उसको प्रॉब्लम होती है सोशली मिंगल करने में, में डिफिकल्टीज होती है, वो सोशल सिचुएशंस में अच्छे से अडैप्ट नहीं कर पाता, विड्रॉ कर लेता है या अवॉइड करते हैं। और जो तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ऑटिज्म में, मोटर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और उनकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, ये दो हमने। आज हम बात करेंगे मेजरली अबाउट कि सेंसरी मोटर डिफिकल्टीज ऑटिज्म में क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स कुछ बनाई हैं, वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज होती क्या है जनरली और ऑटिज्म किस तरह से दिखाई देती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप कंटिन्यू करें। Someone has asked a question. अच्छा नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ बाय प्रेजेंट डिफॉल्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग से। जी मैम, जी। अच्छा ओके, ठीक है, 2 मिनट देइए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ प्रेजेंटेशन। क्या आप लोग देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन अभी आई नहीं है मैम। हेलो, अच्छा ठीक है जी, मैंने स्टार्ट तो की है यहाँ से। आप प्रेजेंट इंटायर स्क्रीन करके, जी जी, प्रेजेंट नाउ पे आप गए मैम? अच्छा, आप अपनी तरफ से प्रेजेंट नाउ चूज करें मैम। प्रेजेंट नाउ, मैं प्रेजेंट पे ही हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने, जी मैं कर रही हूँ। आप लैपटॉप से जुड़े हैं? यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास, प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट नाउ आ रहा होगा मैम। अगर आप लैपटॉप से जुड़े हैं, अगर आप लैपटॉप से जुड़े हैं तो राइट साइड से 5वें बटन पे आप देखेंगे। मैं दोबारा से करने का ट्राई करती हूँ। राइट साइड से 5वें नंबर पे वो दिख रहा है, एरो का निशान बना होगा, प्रेजेंट नाउ आता है। आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे? जी प्लीज प्लीज। जी सर, 1 सेकंड। आगे सर। मैम प्रेजेंटेशन में इधर से कर रहा हूं, आप वहां से कंटिन्यू करें मैम।
जी, अब मैं देख पा रही हूँ प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, प्रेजेंटेशन अभी आया नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हम लोग इधर से प्रेजेंट करें मैम, करने में। इधर से प्रेजेंट कर दें हम। हाँ, अगर आप वहाँ जी वहां से लर्न कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। यहाँ से कुछ इशू हो रहा है, बार बार वो नहीं हो पा रही है। जस्ट 1 मिनट मैम, यहाँ से प्रेजेंट। मैम आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है, मोबाइल से इधर से प्रेजेंट किया गया है, क्या आप देख पा रहे हैं मैम? हाँ, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है जी। तो हम स्लाइड शो अगर कर देंगे तो फिर इंडिपेंडेंट स्लाइड्स मैम देख पाएंगे। मोबाइल से प्रेजेंट हो रहा है ना मैम? अच्छा, मोबाइल से प्रेजेंट। जी ठीक है, ठीक है। आप तो कंटिन्यू। हमारी इसमें कुछ स्लाइड्स, हाँ मैंने इसमें कुछ स्लाइड्स डाली हैं, तो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे कि सेंसिटिव प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज क्या होती है। स्लाइड चेंज कर दीजिए, इसको आप ना प्ले कर दीजिए। यहाँ पे आ रहा है अगर मोबाइल से तो उसको आप प्ले कर सकते हैं। जी मैम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो जैसा कि हाँ, जैसा कि हम लोग अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा बायोलॉजिकली बात करें, हमारे बॉडी में डिफरेंट एरियाज होते हैं, ब्रेन होता है, लिम्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है फंक्शनिंग के लिए। जो हम दिनचर्या के काम करते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, जो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारा जो प्रोसेसिंग होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। तो हमारे ब्रेन में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जाती है। वो इंफॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन साउंड की फॉर्म में हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन टेस्ट की या स्मेल की फॉर्म में हो सकती है, और बहुत इंपॉर्टेंटली वो इंफॉर्मेशन हमारे टच से और हमारे मूव करने से आती है। तो हम जब हम बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग की, तो ये सारे जो हमारे पास हमको मिलती है सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये हमारे ब्रेन में जाके कलेक्टिव हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपने काम के लिए। जैसे कि हमें किसी ने आवाज दी तो हमारे ब्रेन में एक हमारे कान से साउंड आई जो कि ब्रेन तक गई, और फिर हमने उस पर रिस्पॉन्ड किया, उसकी तरफ देखा, तो हमने प्रोसेसिंग करी उस इंफॉर्मेशन की। उसी तरीके से जैसे हमने कुछ सूंघा या हमने कुछ टेस्ट किया, तो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे जो नसें होती हैं उसके जरिए ब्रेन में जाता है, और फिर हमको ब्रेन बताता है कि ये क्या चीज थी या हमने क्या टेस्ट किया।
सिमिलरली जब हम देखते हैं या हम जो टच करते हैं उसका भी सिमिलर पैटर्न होता है कि हमने कुछ चीज देखी तो वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंची और हमने उस पर रिस्पॉन्ड किया। जब कोई इंफॉर्मेशन हमारे स्किन के थ्रू जाती है जिसको हम टच सेंसेशंस कहते हैं, चाहे वो हमने कुछ छुआ हो, जैसे हमने अपना फोन छुआ है तो एक फोन की सेंसेशन है। इसी तरीके से आप लोग आंखें बंद करके कई बार अपने बैग में से आराम से सामान निकाल पाते क्योंकि आपको पता होता है कि आपके हाथ में क्या चीज आई है। तो इन सारे कामों में आपका ब्रेन आपकी हेल्प कर रहा होता है। वैसे ही जो हम मूव करते हैं, जब हम चलते हैं या बस में चलते हैं या कार में जाते हैं या हम स्टेयर से चढ़ते उतरते हैं तो हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलती है। ये मूवमेंट हमारे ब्रेन को डायरेक्शन देती है कि हमें कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है। हम सीढ़ी पे चढ़ते हुए क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए डायरेक्शन देता रहता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम बातें करते करते वॉक कर लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं गिरते, तो ये एक एफिशिएंट प्रोसेसिंग का पार्ट है। हमारा ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली मतलब सही तरीके से प्रोसेस कर पाता है और उसका रिस्पॉन्ड कर पाता है बैलेंस की फॉर्म में, कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में या लर्न करने की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई गर्म चीज पकड़ी और आपने फौरन हाथ पीछे कर लिया तो आपके ब्रेन ने रिफ्लेक्स के तौर पे आपका हाथ हटाया। अगली बार आप उस चीज को लर्न कर किए हुए होंगे तो आप उस चीज को हाथ से नहीं उठाएंगे। आप या तो कोई स्पून लेंगे या कपड़ा से आप उसको हटा देंगे गर्म प्लेट को। ठीक है, तो ये भी तो हमने लर्निंग करी। ये लर्निंग भी एफिशिएंट प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज या डिसऑर्डर्स में क्या होता है जो इसकी हम आज बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑटिज्म में, क्योंकि ऑटिज्म में 60% से ज्यादा बच्चों के अंदर ऑटिज्म के साथ साथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज भी देखी जाती हैं। तो उसमें एक्चुअली में क्या हो रहा होता है ब्रेन के अंदर, अगर हम स्लाइड पीछे करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हाँ, इसको शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे बट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज या डिसऑर्डर है, इसको हम एसपीडी या एसआईडी भी कहते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड एज सेंसरी इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज या डिसऑर्डर। ये इंटरचेंजेबली ये वाली वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हम लोग अपने प्लान्स, ट्रीटमेंट प्लान्स लिख रहे होते हैं या बच्चों को जब हम डायग्नोसिस दे रहे होते हैं तो हम ये टर्म्स चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रही है तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा या जो हमारा जो मोटर एक्ट होगा या हमारा जो लर्न करने का तरीका होगा वो बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि वो पुअर हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन मैं ले रही हूँ एनवायरनमेंट से, जिस तरह मैं प्रोसेस कर रही हूँ या मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज में वो रिस्पॉन्स अलग आएगा, वो एक टिपिकल रिस्पॉन्स की तरह नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर मैंने टीवी की आवाज बहुत लाउड करी फॉर एग्जाम्पल, तो उसको मैं अगर तेज लगी तो मैं उसको रिमोट से हल्की भी कर सकती हूँ। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं चीखूंगी नहीं, या मैं ऐसे शायद ना करके बहुत कामली उसको मैं कम कर दूंगी। लेकिन जिस बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज होंगी शायद उसके लिए वो आवाज बहुत ज्यादा फील होगी और शायद उसका रिस्पॉन्स हम उससे बहुत अलग आएगा। हो सकता है कि वो अपने कान बंद करके भाग जाए, हो सकता है कि वो चीखे, या हो सकता है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले या कुछ और हरकत करने लगे। तो हमें ये लगेगा कि ये बच्चा इस तरह के एनवायरनमेंट में या स्टिमुलेशन सिचुएशन में ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि शायद उसका ब्रेन वो सेंसरी इंफॉर्मेशन ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा और ठीक से उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे ही जब बाकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है वो ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाती या उसका रिस्पॉन्स हम जो देखते हैं वो अलग आता है, तो हम उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज में कैटेगराइज कर देते हैं कि ये शायद इसको डिफिकल्टीज हैं। अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा
जो कि शायद हमारे नजरिए में शायद ठीक नहीं हो गया, जिसको हम कहते हैं कि ये तो गलत कर रहा है या ये ऐसे इसको लर्न की सीख क्यों नहीं रहा है ये, तो हम लोग उसको उस तरह से टर्म दे देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ये अच्छा, ऐसे सेंसिटिव पर्सनैलिटी डिफिकल्टीज ना ग्लोबल अम्ब्रेला, मतलब एक बड़ी टर्म है। इसमें भी जैसे ऑटिज्म होता है कि माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर हम कैटेगरीज में कई बार डिफाइन करते हैं। सेंसिटिव डिफिकल्टीज भी माइल्ड हो सकती हैं, मॉडरेट भी हो सकती हैं और डिफिकल्ट सिवियर भी हो सकती हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो हमको ये दिखाई देगा कि ऑटिज्म और सेंसरी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम लोग कई दफा, क्योंकि हमको एक शायद नॉर्मल इंसान को या जिसने नहीं पढ़ी होती है, कई बार नहीं अंडरस्टैंडिंग होती, तो हमको लगता है कि ये तो बिहेवियर कर रहा है, ये तो शायद ना इसलिए ना जिद कर रहा है, या ये टैंट्रम थ्रो कर रहा है, या फिर ना ये जिद्दी बहुत हो गया है, बदतमीज हो गया है, ये बात नहीं सुनता, ये कहना नहीं मानता है, ये घूमता रहता है क्लास में, घर में, सब जगह, ये बैठता नहीं है एक जगह, ये बात नहीं कर पाता या बात का जवाब नहीं देता। तो ये सब चीजें हमको दिखाई देती हैं बिहेवियर के तौर पे। लेकिन क्या वो वाकई बिहेवियर होता है? क्या वो वाकई जानबूझ के ऐसा कर रहा है बच्चा? हमें नहीं पता। हो सकता है कि उसको एक्चुअली में सेंसरी प्रॉब्लम्स हो रही हों। अगर उसको सेंसरी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी तो ये बहुत चांसेस हैं कि उसके वो प्रॉब्लम्स उसके बिहेवियर में शो होंगे, जिसको शायद एक नॉन मेडिकल पर्सन या एक नॉन प्रोफेशनल इंसान उसको सिर्फ उसके बदतमीजी या बिहेवियर के तौर पे ही उसको ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जब हम उस बच्चे को अपने क्लिनिकल सेटिंग में देखते हैं तो हम उसको असेस करते हैं, हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके पैटर्न देखते हैं कि क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है, कब कब होता है। तो वहां से हमको ये आइडिया मिलता है कि शायद ये बिहेवियर कहीं और से आ रहा है और वो कहीं और, शायद कहीं ब्रेन में हो रहा है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उसका ब्रेन खराब है, उसका ब्रेन इंटैक्ट है, कोई ब्रेन में इशू नहीं है। जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस न्यूरल पाथवे में, यानी कि जो नर्व जाती है और फिर जो ब्रेन प्रोसेस होती है और जो नर्व हमको एक्ट करती है, कहीं ना कहीं वहां पे वो इश्यूज आ रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा ब्रेन एक सिंगल कैसे बताएं, एक सिंगल आर्टिफैक्ट है, एक इंटीग्रेटेड सेटअप है। अब ये तो नहीं है कि एक ब्रेन का एक हिस्सा अलग काम कर रहा है, एक अलग काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। सारे ब्रेन के एरियाज आपस में जुड़े होते हैं। तो मेरा साउंड और मेरी विजन कहीं ना कहीं कनेक्शंस जुड़े होंगे। सिमिलरली जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह मैं काम कर रही हूँ, वो भी आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो क्योंकि ये सारा कनेक्शंस इंटीग्रेटेड है, इसीलिए कई दफा इंटीग्रेशन में अगर ब्रेन के आपस में कनेक्शंस नहीं जुड़े होते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम्स हमको दिखाई दे सकती है। तो शायद कुछ बच्चे जो हैं वो सुनने में बहुत अच्छे हैं लेकिन लिखने में अच्छे नहीं हैं, या उनके देखने की क्षमता, चीजों को देख के समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन शायद उनको ग्रॉस मोटर स्किल्स में डिफिकल्टी होती है। उसकी प्राइमरी वजह यही होती है कि ब्रेन में आपस में जो कनेक्शंस हैं वो शायद इतने एफिशिएंट नहीं है। इन चीजों की वजह से हमको ऐसा लग सकता है कि इस बच्चे की ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ्स हैं, isn't it? जो वीकनेसेस होती हैं उसको हम कैसे बोलते हैं कि अटेंशन है, ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ ना क्लमजी है, मोटर कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी है, कि पानी का ग्लास अगर मैं कहूँ लेके आओ तो गिरा देता है, या बॉटल से पानी ग्लास में नहीं निकाल पाता। तो ये मोटर कोऑर्डिनेशन की डिफिकल्टीज हो सकती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाइपर सेंसिटिविटी या नो सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सेंसरी स्टिमुलस जो हमारे एनवायरनमेंट में होगा वो उस बच्चे को ज्यादा फील होगा हमारे मुकाबले। जैसे मैं इस कमरे में बैठी हूँ और ये लाइट मुझको नॉर्मल लग रही है, लेकिन अगर किसी बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी इश्यूज हैं, सेंसरी इश्यूज हैं लाइट को लेके, तो शायद उसके लिए ये लाइट बहुत ज्यादा होगी, शायद वो अपनी आंखें बंद कर ले, शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो या ध्यान ना दे पाए क्योंकि उसको ये लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है।
सिमिलरली जो एसी चलता है हमारे बैकग्राउंड में या पंखा चल रहा होता है, वो हम आवाज शायद नोटिस भी नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो आवाजें शायद बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से उनको सुनाई देती हैं। तो कई बार आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है और जिन बच्चों में ऑटिज्म के साथ सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, वो कई बार अवॉइड करते हैं, कानों पे हाथ रख लेते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं। उनके लिए शायद वो चीज बहुत ओवरवेलमिंग होती है या उनके लिए वो इंटेंस हो जाती है। वैसे ही कार में बैठ के या बस में बैठ के कई लोग नॉर्मली रूटीन की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन कई बच्चों में वो मूवमेंट्स, बस की मूवमेंट या कार जिस तरह चलती है उसमें अंदर बैठ के फीलिंग आती है हिलने की, वो शायद मूवमेंट बहुत ज्यादा फील होती है, इसलिए उनको चलने फिरने में या फिर बहुत तेज भागने में या हाइट पे जाने में या स्लाइड करने में पार्क में या झूलों पे बैठने में वहां बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके लिए वो सेंसरी स्टिमुलस या वो सेंसरी सिचुएशन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है। ऑन द अदर हैंड कई बच्चों के लिए इतनी भी मूवमेंट्स या इतनी सेंसरी स्टिमुलेशंस काफी नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं अंडर रिस्पॉन्सिव या लो रिस्पॉन्स, कि इतना कुछ तो हो रहा है बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी लाइट है फिर भी लाइट को देख रहा है, या लाइट के सोर्स के पास जाके लाइट को देख रहा है, या टीवी के बिल्कुल नजदीक जाके खड़ा होकर लाइट को देख रहा है, या फोन को बिल्कुल आंखों पे लगा के देख रहा है, क्योंकि शायद उस बच्चे के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी काफी नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए और स्टिमुलस चाहिए। इसको आप इस तरह समझिए कि जैसे एक कप होता है ना जिसमें हम चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, वो कप उन बच्चों का भरता ही नहीं है, वो चाहते हैं उसमें और जाए और जाए, या उनका कप शायद बहुत बड़ा होता है। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। तो वो एक अंडर रिस्पॉन्स या लो रिस्पॉन्स की तरफ चले जाते हैं। और जहाँ हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की बात होती है, वहां पे इसको इस तरह समझिए कि उन बच्चों का कप छोटा होता है, बहुत छोटा, और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये एक बहुत मेजर हमको देखने को मिलती है स्पेसिफिकली ऑटिज्म में, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि ऑटिज्म में क्योंकि सोशल डिफिकल्टीज भी होती हैं, लैंग्वेज डिलेज भी होते हैं, तो वो बच्चे अपनी बात जाहिर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको। शायद एक नॉर्मल बच्चा जो घर में आपके हो या आपके आस पड़ोस में हो, अगर वो गिर जाए तो वो कहेगा हाँ चोट लगेगा, वो थोड़ा सा रोएगा, लेकिन उसने अपनी बात आपसे कन्वे कर दी। ऑटिज्म में ये बात कन्वे नहीं कर पाते बच्चे, क्योंकि उनको लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती है, उनकी स्पीच कई बार डिले होती है, उनको ये बात सोशल सेटिंग में बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो वो शायद उस गिरने को या चोट लगने को जाहिर ना करते हुए बहुत अलग तरीके का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। शायद वो जोर जोर से रोए, या वो पैर पटक पटक के रोए, या हो सकता है कि वो हिट भी करे अपने आसपास के बच्चों को। उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो ये जानबूझ के कर रहे हैं, उसका सिंपली मतलब ये हो सकता है कि वो अपनी बात बता नहीं पा रहा, वो उस सोशल सेटिंग में घबरा रहा है, इसलिए शायद वो बात अपनी बयान नहीं कर पा रहा, और उसको वो चोट हमसे कहीं ज्यादा फील हो रही है। तो इन इन चीजों को देखते हुए हमको लगता है कि शायद इसको बच्चे को इमोशनल डिफिकल्टीज भी हो सकती है, उसके लिए वो थोड़े से इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं। तो ये सब चीजें क्लब होके सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज बनाती हैं या डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे पास क्लिनिक्स पे आते हैं या जिनको हम असेस करते हैं, वो बच्चे कई बार इन पैटर्न्स को लर्न कर लेते हैं। पैटर्न्स कैसे कि जब मैं गिरा मुझको चोट लगी, मैं अपनी बात बता नहीं पाया या बता नहीं पाई, मैं बहुत बहुत रोया, तब लोगों ने मुझको देखा। तो ये उनका एक पैटर्न बन जाता है, और ये पैटर्न कई बार कंसर्निंग होता है फॉर द पेरेंट्स और फॉर द केयरगिवर्स। सॉरी वो शायद सही गई है प्रेजेंटेशन। हाँ मैं यहाँ पे पॉज ले रही हूँ, प्रेजेंटेशन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश। प्रेजेंटेशन विजिबल है ना नूर मैडम? यस यस, हाँ अब जी अब आ रही है, विजिबल आ रही है। जस्ट अ सेकंड। यस यस, आई एम वेटिंग।
हाँ, अगर एक बार प्लीज जाएंगे एक बार स्लाइड पे। हाँ, एक ये लिंक है यूट्यूब का, अगर इस लिंक को हम प्ले कर पाए तो एक वीडियो दिखाना चाहूंगी यहाँ पे मैं, कि जो अभी अभी तक हमने बात की है उसका उसका एक वर्चुअल डिपिक्शन आपको दिखाई देगा कि हम किस बारे में एक्चुअली में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार वो वीडियो अगर प्ले कर सकते हैं तो सर प्लीज कर दीजिए। वो लिंक है एक स्लाइड पे। हाँ, ये जो लिंक है यूट्यूब का लिंक है, अगर इसको कॉपी करके चला सकते हैं तो Okay. हम देख पाएंगे। एक आप click कर दो। हाँ, हाँ जी, ये अभी करता हूँ, अभी स्टार्ट हो। हाँ जी, यस यस। इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी बिहेवियर बच्चों का होता है, जो हम देखते हैं कि बिहेवियर है, वो एक्चुअली में क्या होता है और वो कहाँ से आ रहा होता है, ये हम इस वीडियो में देख पाएंगे अच्छे से। वीडियो विजिबल है मैडम? वीडियो विजिबल है मैडम? वीडियो विजिबल है लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही है। एक्चुअली यूट्यूब की साउंड काफी कम रहती है मैडम, एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ। वैसे बिना आवाज के भी ये वीडियो हेलो समझ सर। में आ जाएगी अगर थोड़ा सा। ओके मैम, थोड़ा सा आप हेलो सर, एक्सप्लेन कर दें तो बहुत। आप अगर उस पे स्पीकर लगाएंगे ना तो हमें आवाज आ जाएगी। ब्लूटूथ स्पीकर आप कनेक्ट कीजिए प्लीज। बोलो एक्सप्लेन करने के लिए। क्या क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोल। नहीं, बोल देते हैं ना, इसका लिंक हम चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, किसी को देखना होगा तो। मैं भी बोल दूँ। मैम एक्चुअली वॉइस की समस्या हो रही है, तो आप अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो। ऐसे हमने चैट बॉक्स में उसको डाल दिया है, जो भी पार्टिसिपेंट्स अगर उसको हेलो सर, सुनना जब चाहते हम हैं। मैं बता सकती हूँ। हेलो यस हेलो मैडम। सर। हाँ, हम जब वीडियो का या कोई भी शेयर करते हैं ना, स्क्रीन शेयरिंग में वीडियो दिखाते हैं ना बच्चों को, तब हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ हमारा लैपटॉप को ज्वाइन करते हैं और उसका साउंड उसमें माइक में कैच होता है और फिर सामने वालों को सुनाई देता है। इसलिए आप अगर आपका ब्लूटूथ स्पीकर उसको कनेक्ट करेंगे ना तो वो आवाज हमें हमारी तरफ आ जाएगी। जो इन मैडम एक्चुअली हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, यहाँ टोटल वायर सिस्टम है, तो थोड़ा सा मैम को परेशानी जरूर होगी एक्सप्लेन करने में।
ऐसे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये वीडियो ऑलरेडी हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है, इसका लिंक। अगर आप वेबिनार के बाद आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो एक बार काम करते हैं, बिना साउंड के हम अपने सिर्फ विजुअल जो हमारी स्किल्स हैं उसका यूटिलाइज करते हैं और देखते हैं क्या हम कितना समझ पा रहे हैं वीडियो से। तो यहाँ हम देखना है कि एक बच्चा है जो कि अपने आसपास के सराउंडिंग से जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव कर रहा है। उसने बर्ड को देखा, उसने बैट को पकड़ा, या उसने फ्लावर से स्मेल किया खुशबू, तो उसको अपने आसपास के सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन मिली, उस पर वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हम देखते हैं। इसको आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, या अभी चलने दीजिए, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। तो जो भी हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो हमें हेल्प करता है नई चीजें लर्न करने में, अपने ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने में। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि हमको पता होता है कि हमें अभी ये करना है, अभी हमको ये करना है, फिर ये करना है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ठीक है, ये इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से थेरेपी सेंटर में बच्चे जो हैं वो थेरेपीज एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, थेरेपिस्ट कैसे उनको चीजें लर्न करवाते हैं, किस तरह की मोडालिटीज यूज करते हैं, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिम में क्या इक्विपमेंट होते हैं, और बच्चे अपने सराउंडिंग्स में किस तरह से नई नई चीजें लर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पॉज कर सकते हैं और हम वापस स्लाइड्स पे आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखी वाली वीडियो। ये वीडियो एक बार जरूर आप सब लोग YouTube पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो भी हम अभी बात कर रहे हैं उसका एक्चुअली में डिपिक्शन कैसे मतलब होता है, बच्चे में कैसे लर्निंग आती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें उसमें, ठीक है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स और सेंसरी डिफिकल्टीज अभी रिसेंटली इंक्लूड हुई हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 जो उनका रिसेंट वो आया है। और अभी भी इस पे रिसर्च जारी है कि क्यों कुछ बच्चों में जिनको ऑटिज्म होता है उनमें सेंसरी डिफिकल्टीज होती हैं और कुछ में क्यों नहीं होती है। जैसे कि हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। सिमिलरली जो भी उसके इश्यूज होते हैं वो भी यूनिक होते हैं। हम सारे बच्चों को एक कैटेगरी में डाल के ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा जो है, ये सारे बच्चे इनको ऑटिज्म है, इनको सेंसरी इश्यूज हैं, तो ये ऐसा है। लेकिन हर बच्चा क्योंकि अलग होता है इसलिए हमें उनके पैटर्न्स जो वो कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करने चाहिए जरूरी। और वो यूजुअली जो सेंसरी जो इश्यूज होते हैं उसमें ये 3 पैटर्न्स हमको दिखाई देते हैं, जो कि होते हैं सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स, यानी कि बच्चा सेंसेशंस सीक कर रहा होता है या एनवायरनमेंट से ले रहा होता है। जैसे कि हमने बात की कि कई बच्चे बहुत फोन से बहुत करीब होके देखते हैं या बहुत लाउड साउंड्स यूज करते हैं मोबाइल्स में या टीवी पे, या जरूरत से ज्यादा तेज भागते हैं, जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, या जरूरत से ज्यादा उनको हर चीज फील करनी होती है, टच करनी होती है। तो ये सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स में, ये सेंसरी सीकिंग पैटर्न्स में आता है। कई बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है या मेजॉरिटी बच्चे सेंसरी अवॉइड करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो बच्चे कई दफा बहुत तेज लाउड साउंड्स या बहुत तेज लाइट्स को अवॉइड करेंगे, मूवमेंट्स को अवॉइड करेंगे, टच को अवॉइड करेंगे। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे अपने सराउंडिंग्स में, अगर आपने किसी ने देखा हो बच्चा जो उसको ऑटिज्म हो, तो कई बार जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि वो लोग टच, स्पेसिफिकली टच अवॉइड करते हैं।
और ऐसे टच मी नॉट या ऐसे दूर दूर भागते हैं, वो पसंद नहीं करते जब कोई उनको टच करे। तो ये स्पेसिफिकली हम टच सेंसेशन के साथ देखते हैं, क्योंकि टच सेंसेशन हमारी बहुत रिफाइंड सेंसेशंस होती है। ये पहली वो सेंसेशन है जो राइट फ्रॉम द वूम, जब बेबी वूम में होता है तब से ही डेवलप हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा हाइटेंड सेंसरी सिस्टम होता है हमारा टच का, क्योंकि आपको पता है कि कैसे हल्का सा भी आप अगर आपको टच करते तो आपको फौरन आप अलर्ट हो जाते हो, या आपको पता होता है कि हाँ आपको किसने पकड़ा है, या आपके फ्रेंड ने पकड़ा है, या कोई स्ट्रेंजर है। तो हमारा टच खास तौर से बहुत एक्टिव होता है, और ऑटिज्म में खास तौर से ये देखा जाता है कि बच्चे टच अवॉइड करते हैं। तो ये एक हॉलमार्क है। और कई बच्चों में मिक्स बिहेवियर्स होते हैं, कुछ चीजें बच्चे अवॉइड करते हैं, कुछ चीजें बच्चे सीख करते हैं। ऑटिज्म में खास तौर से ये में देखा गया है कि शायद ऑटिज्म में जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं बच्चे, वो कई दफा कुछ चीजें बहुत ज्यादा सीखते हैं। जैसे शायद कुछ वो बच्चे विजुअल इंफॉर्मेशन, जैसे मोबाइल्स हैं या स्क्रीन्स हैं या डिफरेंट लाइट्स हैं, या अपने हैंड से भी कई दफा वो चीज उनको लेने में मजा आता है। और उसी बच्चे में, सेम बच्चे में शायद वो कुछ चीजें अवॉइड करेगा। तो आपको मिक्स पैटर्न भी देखने को मिलते हैं ऑटिज्म में, जिनमें बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो हम और भी इसके बारे में पता करेंगे। ऑटिज्म में जिन बच्चों को ऑटिज्म है और सेंसरी इश्यूज होते हैं, उसमें आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि उनके जो एक्टिविटी लेवल होता है, मतलब एक्टिविटी लेवल्स का मतलब ये कि अभी इस टाइम हम कितने एक्टिव हैं। अभी हम बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, तो आप एक नॉर्मल एक्टिव लेवल पर हैं। अभी अगर आपको पता चले कि आपके घर पे के बाहर कोई आया, तो आप फटाफट से भाग के जाएंगे, तो आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा। या अगर आपको जब सोना होता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो आपका लेवल कम हो जाता है, एक्टिविटी लेवल। हमारे बच्चों में, जो बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनमें ये एक्टिविटी लेवल फ्लक्चुएट करता है, मतलब कम ज्यादा होता रहता है। कभी वो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव दिखाई देंगे और कभी बिल्कुल लो दिखाई देंगे। तो ये फ्लक्चुएशंस भी हमको देखने को मिलती हैं। इन्हीं फ्लक्चुएशंस को हम अराउजल या रेगुलेशन भी कहते हैं। अराउजल दो उसकी टर्म्स हैं। एक तो हम एक अराउजल जो होता है वो एक इमोशनल टर्म्स में डिस्कस करते हैं, और एक जो अराउजल होता है वो होता है हमारा बेसिक एक्टिविटी लेवल कितना है हमारी बॉडी का। जैसे इस टाइम हम सब लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हमारा अराउजल जो है वो ऑप्टिमम है, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, साइड में हम अपनी कुछ एक्टिविटीज भी कर पा रहे हैं, टाइप कर पा रहे हैं। कई बच्चे जिनको अराउजल डिफिकल्टीज होती हैं, वो जैसे कि हमने बात की कि फ्लक्चुएट करेगा, तो उस केस में कई बार वो हाइपर एक्टिव या डिस्ट्रैक्टिव या इम्पल्सिव भी हो जाता है। और कई दफा वही बच्चा, सेम बच्चा लो हो जाएगा, जोन आउट फील हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा, सुनेगा नहीं, या रिस्पॉन्ड करेगा आपको बिल्कुल भी। तो उसको हम डिफिकल्टीज इन अराउजल रेगुलेशन कहते हैं। जैसा हमने बात की कि कई बार यही बच्चे जो उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनको कई बार जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हो सकता है कि वो शोर करें सिर्फ शोर करने के लिए, क्योंकि शोर करने में उनको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है ज्यादा। जैसे मैं जिस साउंड पे बात कर रही हूँ, जो मेरी इंटेंसिटी है, ये अभी ऑप्टिमम है। बट जिन बच्चों को डिफिकल्टीज होती हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं, वो शायद बहुत लाउड बात करें या बहुत धीमे, बहुत विस्परिंग में बात करें, क्योंकि उनके शायद उतना ही काफी है। सिमिलरली बाकी जो सेंसेशंस होती हैं, जैसे कि टच की हमने बात करी, या मूवमेंट की हमने बात करी, या विजुअल की या साउंड की बात करी, वो भी हमको देखने को मिलती है। हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कई बार कि मूवमेंट, खास तौर से जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है और जिनमें सेंसरी इश्यूज होते हैं, उस केस में मूवमेंट सीख करते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे मूवमेंट अवॉइड करते हैं। जो बच्चे मूवमेंट सीख करेंगे या मूवमेंट चाहेंगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि वो बच्चे ऑन द गो होते हैं, बस भागते रहते हैं, या उनको बहुत मजा आता है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, बार बार, या एलिवेटर्स में, या स्लाइड्स में, या लिफ्ट जो होती है उसमें, या एक्सकेलेटर्स में। वो बच्चे बहुत, आपको ऑब्जर्व करोगे कि उसमें वो बहुत ज्यादा एंगेज रहना पसंद करते हैं, या उनको अच्छा लगता है जब वो बहुत तेज स्पिन करें,
कई बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है और जिनके सेंसरी इश्यूज होते हैं वो अपने ही एक्सिस पे कई बार स्पिन करते हैं, घूमते रहते हैं क्योंकि उनको वो मूवमेंट वहां से मिलती है। तो ये एक सीकिंग बिहेवियर में हम डाल सकते हैं कि वो बच्चा मूवमेंट सीख कर रहा है, और कई बच्चे वो मूवमेंट बिल्कुल अवॉइड करते हैं, हिलते भी नहीं है कई बच्चे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सीधे चढ़ने उतरने में, कार में बैठने में, या चलने में, या अपने आप को बैलेंस करने में, या फिर हल्का सा भी अगर उनको कोई धक्का दे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दैट मीन्स कि उनके लिए वो छोटी सी मूवमेंट भी काफी ओवर रिस्पॉन्स उनको दे रही है, जनरेट कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये तो बात हुई विजन की, साउंड्स की, टच की और मूवमेंट की। कई बार कुछ टेक्सचर्स जो हम खाना खाते हैं वो, और जो स्मेल्स होती हैं उससे भी अवॉइडेंस और सीकिंग बिहेवियर दिखाई देते हैं। कई बच्चे कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्सचर्स खाना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स खाना पसंद करते हैं, और कई बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है और जिनमें सेंसरी इश्यूज होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उनके लिए दो टेक्सचर जैसे कि दाल चावल साथ में खाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बच्चे दाल अलग खाते हैं, चावल अलग खाते हैं, रोटी अलग खाते हैं और सब्जी अलग खाते हैं, वो मिक्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए वो मल्टी टेक्सचर जो खाना है वो उनके माउथ में ज्यादा फील होगा एज कंपेयर टू टिपिकल चाइल्ड। दे हैव प्रॉब्लम्स इन लर्निंग मोटर स्किल्स। अब यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी कि मोटर स्किल्स में क्या अफेक्ट आता है। तो जब आपको सेंसेशंस ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी बॉडी लर्न कैसे करेगी कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर मेरा बैलेंस अच्छा नहीं है तो मेरी मसल्स अडेप्ट ही नहीं करेंगी गिरने से बचाने के लिए। तो उस केस में शायद मैं फ्रीक्वेंटली गिरूंगी या बच्चा फ्रीक्वेंटली गिरेगा क्योंकि उसका मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सेंसरी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये इस तरह से कनेक्टेड है। अगर नॉर्मल सेंसरी डेवलपमेंट होती रहेगी तो बच्चे के मोटर स्किल्स रिफाइंड और एफिशिएंट वे में डेवलप होंगे, और अगर वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज हैं और इंफॉर्मेशन सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो वो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा और अपने ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएगा। एक बहुत यूनिक पैटर्न देखा, मैंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस में और वैसे भी जो हम पढ़ते हैं उसमें भी, कि जिन बच्चों को टच सेंसिटिविटी होती है उन बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। ये मैंने 8 साल के एक्सपीरियंस में बहुत दफा ऑब्जर्व किया है। आप लोग जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं या जो थेरेपिस्ट हैं वो भी ऑब्जर्व करिएगा। और ये इस पे एक स्टडी चल रही है अभी कि क्यों कुछ बच्चे जिनको टेक्टाइल सेंसिटिविटी या टच सेंसिटिविटी होती है उनके लिए फाइन मोटर स्किल्स लर्न करना प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको किसी बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स में इश्यूज दिखाई देते हैं तो आप हमेशा उसके टच सेंसेशंस को, टच सिस्टम को आप एग्जामिन जरूर करें कि कैसा उसका सिस्टम है, क्या वो पता कर, क्या उसको समझ में आ रहा है कि उसको टच किया गया है, क्या वो अपने हैंड से फील कर पा रहा है कि क्या चीज पकड़ी है मैंने हाथ में। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। और सिमिलरली जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं जैसे भागना, दौड़ना, चढ़ना उतरना, जंप करना, हॉप करना, या फिर छोटे बच्चों के लिए तो मुझे लगता है पार्क से अच्छी जगह कोई नहीं होती लर्न करने के लिए। क्या वो बच्चे पार्क में नई चीजें सीख पा रहे हैं? क्या पार्क जाके वो खेल कूद कर पा रहे हैं? क्या वो क्लमजी हैं या कोऑर्डिनेशन नहीं है, या उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है लर्न करने में? कई बच्चों को क्यों टाइम लगा है एक ही चीज को लर्न करने में, क्यों हम बार बार सिखाते हैं फिर भी नहीं सीख पाते हैं? तो ये सब चीजें भी उसका ही पार्ट है। और क्योंकि ऑटिज्म में एक बहुत मेजर जो चंक है, एक बहुत जो मेजर जो पोर्शन है वो है सोशल और इमोशनल डिफिकल्टीज और लैंग्वेज डिलेज। ये डिलेज बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं नॉर्मल लर्निंग स्किल्स को, कि बच्चे को लैंग्वेज डिलेज तो है ही, वो बता भी नहीं पा रहा, समझ भी नहीं पा रहा, आपकी बात समझा भी नहीं पा रहा, और साथ साथ उसको सेंसरी इश्यूज भी हैं। तो आप इमेजिन करिए उसके लिए नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होंगी। एक सिंपल सा फैक्ट के आपको भूख लग रही है तो आप घर आके बोलते हो भूख लग रही है कुछ खाना खिला दो। वो बच्चा अगर अपनी बात जाहिर भी नहीं कर पा रहा है और उसको पता भी नहीं है कि कैसे मुझे खाना लेना है,
तो शायद उसके लिए वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होगी और उसके लिए वो बहुत ट्रॉमेटिक भी हो सकती है। और इन्हीं चीजों की वजह से उनका जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत पुअर होता है या बहुत डिसऑर्गेनाइज होता है। उनको रूटीन समझ में नहीं आते, उनको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता कि अभी स्कूल जाना है या अभी वॉशरूम जाना है या अभी खाना खाना है या अभी किसी के घर जाना है। या उनके लिए वो रूटीन और स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उनके लिए वो मल्टी स्टेप्स जो हम वो करते हैं ना कि आज में ये करना है, उनके लिए वो समझना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। वो तो है एक रूटीन के दिनचर्या के काम है, लेकिन एक सिंपल सा एक्टिविटी जैसे कि जाओ आप उस रूम से जाके अपनी कॉपी लेके आओ। अब कहने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट उस बच्चे के लिए जिसको डिफिकल्टीज ऑलरेडी हैं लैंग्वेज में, स्पीच में और समझने में, उसके लिए उस इंस्ट्रक्शन को डिकंस्ट्रक्ट करना या उस इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप में समझना कि पहले मुझे क्या करना है फिर क्या करना है, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी हम ऑब्जर्व करे हैं सेंसरी इश्यूज में। they have difficulty in completing multiple step activities। तो आप उनके लिए वो चीज बहुत सिंपल कि अरे जाओ उस रूम में जाके बैठो, जाके हम अभी आ रहे हैं, या जाओ कॉपी लेके आओ। तो हमें उनको ब्रेक करना पड़ता है बहुत स्मॉल स्टेप्स में। थोड़ा सा इसी के बारे में इसी का ही कि हम अगर इस इशू तो उससे क्या तो हम कैसे इन चीजों को असेस करेंगे या हम कैसे इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई पेरेंट आता है या कंसर्न लेके आता है, पहले तो आप वही सबसे इम्पोर्टेंट आपका एरिया होता है कि कंसर्न क्या है। पेरेंट्स का प्राइमरी कंसर्न या स्कूल स्पेसिफिकली, कई बार स्कूल से कंसर्न्स आते हैं कि बच्चा बैठ नहीं रहा क्लास में, या लिख नहीं पा रहा, या देखता नहीं है, समझता नहीं है, XYZ जो भी कंसर्न्स है, तो वो आपका सबसे पहला कंसर्न एरिया बनेगा जहां फोकस करना होगा। फिर आप उस बच्चे के डेवलपमेंटल और सेंसरी हिस्ट्री लेंगे। बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हमारे पास बहुत सारे असेसमेंट टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, चेकलिस्ट होती हैं, तो वो हम यूज करते हैं। हम कई बार पेरेंट्स को फिल करने को देते हैं कि आप ये फिल करके लेके, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनेयर फॉर्म में होती है बेसिकली वो चीजें, तो वो हम वहां से हिस्ट्री ले लेते हैं। और ये कि डेवलपमेंटली बच्चा कैसा है, डेवलपमेंट कैसे हुई है, विकास अभी तक कैसा रहा है, किस टाइम चलना सीखा, किस टाइम बैठना सीखा, या किस टाइम बच्चे ने खुद से खाना खाना सीखा। तो ये हम डेवलपमेंटल चेकलिस्ट के थ्रू पता कर लेते हैं। क्योंकि ऑटिज्म में सिर्फ सेंसरी इश्यूज नहीं होते, लैंग्वेज इश्यूज भी होते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे प्रोफेशनल से भी कंसल्ट करें। तो हमारी फील्ड में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अलावा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग रिसोर्स पर्सन, उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना इसलिए बहुत जरूरी होता है। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस जो हम ऑब्जर्वेशन में या असेसमेंट में करते हैं। हम सिर्फ सिंगल हैंडेडली OT या एक PT सिंगल हैंडेडली सब कुछ असेस नहीं कर सकता। जो इश्यूज लैंग्वेज में होंगे वो इश्यूज एक स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ही देख पाएगा। जो इश्यूज सोशल इमोशनल एरियाज में होंगे वो इश्यूज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ही देख पाएगा। कई बार हम लोग उसमें ट्रेन नहीं होते और इसलिए जरूरी है कि हम उन प्रोफेशनल्स की राय भी लें। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में। तो उसमें हम लोग बच्चे के साथ 1-2 घंटे 3-4 घंटे स्पेंड करते हैं। हम अपने सेटअप में देखते हैं कि बच्चे का रिस्पांस कैसा आ रहा है, झूले पे रिस्पांस कैसा आ रहा है, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्या वो समझ पा रहा है, क्या वो उस एक्टिविटी को ठीक से कर पा रहे हैं नहीं, तो वो हम लोग अपने ऑब्जर्वेशंस में नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए सर। तो ये कुछ सेंसरी असेसमेंट टूल्स हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। इसमें सेंसरी प्रोफाइल है, सेंसरी प्रोफाइल स्कूल कंपेनियन है, और सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ये हम लोग OT में यूज करते हैं स्पेसिफिकली।
जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो बच्चे को आप घर में देखते हो या क्लासरूम में देखते हो या प्ले ग्राउंड में देखते हो या क्लिनिक पे देखते हो, वो आपकी इसमें ऑब्जर्वेशंस आती हैं। और यही ऑब्जर्वेशंस मिला के हम बच्चे की प्रोफाइल बनाते हैं कि इस बच्चे की ये एरियाज ऑफ कंसर्न्स हैं, ये एरियाज है जहाँ पे उसको हेल्प चाहिए, और ये उस एरिया है जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग। इसके बाद एक स्लाइड देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसके बाद इंटरवेंशन, जैसे कि हमने बताया कि इट्स अ मल्टी डायमेंशनल इंटरवेंशन प्लान। थेरेपी भी होती है, अडेप्टेशंस भी करनी पड़ती हैं, बच्चों के साथ अकोमोडेशंस करनी पड़ती हैं, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। तो वो सब पार्ट होता है इंटरवेंशन का। जितना जल्दी इंटरवेंशन बच्चे का स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी बच्चा सोसाइटी में या मेन स्ट्रीम स्कूल्स में या नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखें सर। पेरेंट्स के लिए काफी टिप्स और ट्रिक्स हम बताते हैं कई दफा, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिकली हर बच्चे के हिसाब से ही होती हैं, ये जनरलाइज्ड नहीं है। तो ये बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी एक्चुअली तरह का च्यूइंग टूल होता है जो बच्चे च्यू करते हैं। छोटे बच्चों में हम टीथर्स भी कई बार रेकमेंड कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों में। और बड़े बच्चों में ज्वेलरी होती है जो कि उनकी नेक पे होती है, वो दे कैन च्यू। तो ये बेसिकली ये टिप्स वो है जो पेरेंट्स को हेल्प करती हैं बच्चों को ऑर्गेनाइज और शांत रखने में। थोड़ा सा डीप प्रेशर एक्टिविटीज हैं या मूवमेंट एक्टिविटीज हैं, वो बच्चों को हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं सर। उनकी स्लीप हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बच्चा सोएगा अच्छे से तो इट इज गुड कि वो अपने दिन में ऑर्गेनाइज होगा। सर नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ओटी के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि ओटी कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों को जिनको सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो सेंसरी मोटर एक्टिविटीज होती हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एज अप्रोप्रिएट होती हैं वो एक्टिविटीज, और बच्चे के हिसाब से जस्ट राइट फॉर द चाइल्ड डिजाइन होती है। कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं होती कि हम सबको साथ करा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम ग्रेड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं हर बच्चे के हिसाब से, ताकि उसके लिए वो जस्ट राइट हो। अगर उस बच्चे के लिए वो चैलेंज ज्यादा होगा तो बच्चा वो एक्टिविटी नहीं करेगा, अगर वो चैलेंज उसके लिए कम होगा वो तभी नहीं करेगा। तो उसके लिए वो जस्ट राइट होना चाहिए। एक वेल मॉडरेटेड थेरेपी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के लिए आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे जो कि उसके हिसाब से मॉडिफाइड होगा, तो उसकी लर्निंग सबसे अच्छी मैक्सिमम होगी। एक सेफ और एनकरेजिंग अप्रोच बहुत जरूरी है। एनकरेजमेंट हम लोग करते ही हैं वर्बली, लेकिन उसके एनकरेजमेंट तो चाहे आप बच्चे को सॉरी, अगर माइक बंद कर सकें तो थैंक यू सो मच। और उसके अलावा स्कूल से टीचर से कोलैबोरेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे का दूसरा एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली जाता है। तो ये हम लोग बीइंग एन ओटी हम लोग ये सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमने बस आज समराइज करने में आपको मैं यही बताना चाहूंगी कि हमने यही किया कि कैसे सेंसरी इंटीग्रेशन या सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है, क्यों ऑटिज्म में दिखाई देता है ज्यादा, क्यों हमें डायग्नोसिस या ऑब्जर्वेशंस करने की आवश्यकता पड़ती है बच्चों में अपने क्लिनिकल सेटिंग में। और जब हमारे पास एक डायग्नोसिस हो जाएगा तो इन्हें कि आपको क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास, तो मैंने बहुत कंसाइज करके आपको साथ शेयर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चंस। वी विल ऑल ट्राई टू आस्क दोस क्वेश्चन, क्योंकि सबके मेरे पास कई दफा सवाल के जवाब नहीं होते हैं, तो कई दफा वो जवाब आप लोगों से भी आ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज डिस्कस करें, बताएं कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो।
पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में हमारे डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन तो अभी नहीं है। इसके साथ है मैं प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। आप सभी पार्टिसिपेंट से एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किरण हेल्पलाइन ये स्टार्ट किया गया है, जो 24/7 सर्विसेज दे रहा है। मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन इसे कहते हैं, जिसे किरण के नाम से जाना जाता है। इस हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019। ये हेल्पलाइन मेंटल कंडीशंस के लिए डील करता है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी रिलेटेड समस्याओं के लिए आप इस पर 24/7 कॉल कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन का नंबर मैं आपसे दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, 1800-599-0019। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेंटल रिलेटेड जो स्ट्रेस जिस पर्सन के साथ है, इस पर कॉल करके वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपना ले सकते हैं। हेलो हेलो मैम से एक रिक्वेस्ट है कि मैम एक क्वेश्चन आया है, हेलो कृपया क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में डालें। हेलो ऑटिज्म में बच्चे दूसरे बच्चों को हेट करते हैं, इसके लिए क्या थेरेपी यूज कर सकते हैं मैम? ऐसे ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। प्रोग्राम तो वो अच्छे है, लेकिन हम एक स्पेशल स्कूल में काम कर रही है, लेकिन वो बच्चे को होमो है ये पूछा है आप अपना माइक अभी प्लीज ऑफ कर लीजिए। अभी कि हेलो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि ऑटिज्म के बच्चे बाकी बच्चों को हिट करते हैं, इसके लिए क्या तो थेरेपी पे जंप करने से सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि वो हिट क्यों कर रहा है, फिर आप उसका पता लगाइए। क्या बच्चे के लिए, क्या आसपास के बच्चे के लिए ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, इसके लिए वो सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, पहले ये पता करिए कि वो पैटर्न क्यों आपका नाम हिट कर रहा है। तब तक हम क्यों जवाब नहीं आपका नाम पाएंगे, तब तक हम लोग थेरेपी पे सॉरी फॉर टेक्निकल इशू, मैडम हमारे साथ लगता है डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको जानना है या क्वेश्चन के बारे में आंसर लेना है, तो कृपया चैट बॉक्स में डालें। और मैं यहाँ आपको सीआरसी का नंबर, सीआरसी का ईमेल आईडी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप अपने ईमेल आईडी में, या मैडम का ईमेल आईडी भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं तो मैम को ईमेल भी कर सकते हैं। हेलो सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, समय की सीमा को देखते हुए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स पे जाता हूँ। नूरू सहर मैम हमारे से डिस्कनेक्ट होगी। हाँ मैडम आ गई हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैडम हम आगे चलते हैं वोट ऑफ थैंक्स पे, क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए समय ओवर हो चुका है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो मैडम का यहाँ हमने ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाला है,
अपना क्वेश्चन मैम की ईमेल आईडी पे देंगे या सीआरसी लखनऊ की ईमेल आईडी पे डालेंगे तो आपके क्वेश्चन का पूरा जवाब दिया जाएगा। इसलिए सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट से प्रोग्राम खत्म होने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भरें, तभी आपका सर्टिफिकेट आपको आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। इसलिए आप अपने गूगल फॉर्म को इनकम्प्लीट ना छोड़ें, ठीक है। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं वोट ऑफ थैंक्स के साथ प्रोग्राम का समापन करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आज के रिसोर्स पर्सन मिसेस नूरू सहर मैडम, रिस्पेक्टेड नूरू सहर मैडम का, सीनियर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट चिल्ड्रन फर्स्ट, जिन्होंने आज ऑटिज्म से रिलेटेड, सेंसरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बिल्कुल सहज और सरल तरीके से बताया। साथ ही विजुअल वीडियोस के माध्यम से भी सारे पार्टिसिपेंट्स को उनके नॉलेज को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प की। इसके लिए मैम को मैं सीआरसी की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। हमारा चैट बॉक्स पूरा फुल है आपकी तारीफ से, आपके प्रेजेंटेशन की तारीफ से। थैंक यू सो मच मैडम। सर मेरा क्वेश्चन था, आप धन्यवाद सर। आप क्वेश्चन आप ईमेल पे टाइप कर सकते हैं प्रोग्राम से लास्ट। लेकिन ऑटिज्म बच्चों को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं क्या? मैम ये क्वेश्चन आप ले सकती हैं, बिल्कुल स्पीच थेरेपी दी जा सकती है ऑटिज्म के बच्चों को। मैं स्पीच थेरेपी समझ नहीं पा रही हूँ। जी ऑटिज्म स्टूडेंट को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं क्या? स्पीच थेरेपी बिल्कुल दे सकते हैं। आप असेसमेंट करें कि स्पीच, बिल्कुल दे सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं। जिन बच्चों में लैंग्वेज डिलेज होते हैं उन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। जी मैम जी। और आईडी स्टूडेंट को मैडम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिनका IQ प्रोफाउंड है, सीवियर है, स्पीच इश्यूज है तो स्पीच थेरेपी देनी चाहिए। जी जी। जो ट्राई कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी में सिर्फ बोलने पे एम्फसाइज नहीं होता, स्पीच थेरेपी अब बहुत एडवांस हो गई है और जो बच्चे हाइपर है उनको भी दे सकते हैं। एडवांसमेंट्स के साथ साथ अगर बच्चा बोल ही नहीं पाए तो एक्शंस के थ्रू भी उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है। पता चला है कि अगर लैंग्वेज नहीं है, स्पीच नहीं है, तो पहले वहाँ पे असेसमेंट करेंगे कि क्यों नहीं है और फिर ही हम उस पे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जिसको स्पीच और लैंग्वेज में प्रॉब्लम है उसको स्पीच थेरेपी दी जा सकती है असेसमेंट के बाद। असेसमेंट बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशंस बहुत जरूरी है। आप रैंडमली स्पीच थेरेपी स्टार्ट करेंगे, वो शायद अगर नहीं अच्छी होगी तो टाइम भी और रिसोर्सेज दोनों ही वेस्ट होंगे। पहले असेसमेंट। जी मैम जी मैम। और हाइपर स्टूडेंट को मैं स्पीच थेरेपी तो आप जैसे मैंने कहा कि आप असेसमेंट करिए कि स्पीच थेरेपी की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर है तो जरूर देइए। कई बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं या जिनको बाकी इश्यूज होते हैं, जरूरी नहीं कि उनको स्पीच में प्रॉब्लम हो, उनके लिए एक मल्टी डायमेंशनल थेरेपी की जरूरत होती है। उसमें कई दफा सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट भी हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए समय सीमा को देखते हुए आप ईमेल करिए, थैंक यू मैम। मैं ट्राई करूंगा। जी मैम। जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। प्रोग्राम के लास्ट कड़ी में थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए। रिसोर्स कृपया आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालें। थैंक यू मैम। मैं वोट ऑफ थैंक्स में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन से हम यह कार्यक्रम करने में सफल हो पाए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते आए हैं। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी आज की आदरणीय रिसोर्स पर्सन नूरू सहर मैडम का, जो एक सीनियर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हैं चिल्ड्रन फर्स्ट में, जिन्होंने आज हमें ऑटिज्म से रिलेटेड सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज के बारे में बताया और समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सीआरसी की पूरी टीम मंत्रालय की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम।
साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज जुड़े सारे पार्टिसिपेंट्स का, जिनके उपस्थिति से ये कार्यक्रम पूर्ण हो पाया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सारे ऑफिशियल्स, IT टीम्स का, जिनके वजह से हम इस तरह के कार्यक्रम करने में लगातार सफल हो सके हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी टीम मेंबर्स का, जो इस तरह के प्रोग्राम्स को करने में हमें सहयोग देते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट में सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक्स। आप लोग कृपया अपने फॉर्म को जरूर भरें। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। CRC की टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अब आप पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि आप इस मीटिंग से लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।